क्या इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल थी ईरान पर हमला करने के लिए? दूसरी बड़ी खबर, क्या आसिम मुनीर अभी भी अमेरिका की तरफ रवाना है कि जाने से मुकर गए? और तीसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बजट असेंबली में पेश कर दिया, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सवालात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इजरायली हमले ईरान के ऊपर। ईरानियन टॉप मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर कमांड लीडरशिप डेसिमेट हो चुकी है। हमले जारी हैं और अब जो तफसीलात आ रही हैं इजराइल की तरफ से वो चौंका देने वाली हैं, क्योंकि अपेरेंटली सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग अली राशिद, सलामी, आईआरजीसी कमांडर को टारगेट और कत्ल करने के लिए इजराइल ने ईरान के की सरहदों के अंदर एक ड्रोन बेस सेटअप किया और स्पेशल फोर्सेस को भेजा कि वो जाके जो सर्वेलेंस और काउंटर एटीआरस एटीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। और साथ साथ ये साइमल्टेनियसली ये कोऑर्डिनेट हुआ। कहा जा रहा है कि इसकी सोफिस्टिकेशन जो थी इस अटैक की, वो जो बेरूत के ऊपर पेजर बॉम्बिंग्स कराई गई थी लास्ट ईयर, जिसके अंदर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को रद्द किया गया था, उसी स्केल के ऊपर इसकी प्लानिंग हुई है। और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इंटैक्ट रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दो इजरायली सोर्सेज अमरीकी ऑन बोर्ड थे। ट्रंप को पता था ये हमला होने वाला है, अमेरिकियों को पता था, कोऑर्डिनेशन चल रही थी, और इसके बावजूद एक फॉल्स इंप्रेशन दिया जा रहा था या धोखा दिया जा रहा था इस पूरे मरहले के दौरान कि जी अटैक नहीं होगा, मुज़ाकरात कर लो और ये सब कुछ। अब डोनाल्ड ट्रंप खुल के इजराइल की हिमायत में आ गए हैं, मगर ये अनक्लियर है, ये बात वाजे नहीं है कि क्या अमेरिका ऑन बोर्ड था और क्या अमेरिका ने इजराइल की मदद की। अगर आप लॉजिकली देखें तो इजराइल अमेरिका की एक्सटेंशन है, उसका मिलिट्री इंटीग्रेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के साथ। तो कोई भी इक्विपमेंट, और F-35 यूज हुए थे इसके अंदर, जो हमने वीडियोस इजराइल ने रिलीज किए हैं अटैक्स के अंदर, और दीगर ड्रोन्स और चीजें भी हुई, मगर वो पूरा अमेरिकन आर्किटेक्चर है। अब अगर ये जहाज फ्लाई करता है इजराइल से ईरान की तरफ जाता है, और पूरा उसके एक कंटेनर्स भी होते हैं, टैंकर, सब कुछ होते हैं, एयर रिफ्यूलिंग भी होती है, वो अमेरिकन कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं हो सकती। और अमेरिकन सैटेलाइट असिस्टेंस, डेटा शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, गैदरिंग इसके बगैर नहीं हो सकती। तो ये कहना कि जी पता नहीं था, वो ऐसे वो चले गए। अब ट्रंप का जो ट्रूथ सोशल के ऊपर स्टेटमेंट भी आया है उसको आप जरा मुलायजा करें, और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि मैं बता रहा था ईरान को, मैं वार्न कर रहा था कि हम आ रहे हैं, इजराइल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मगर वो फिर भी डिले करते जा रहे थे। खैर, एनीवेज, ये एक बहुत बड़ी एक इजराइल के लिए अकॉम्प्लिशमेंट है। ईरान के पास ऑप्शंस नहीं है, उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है रिटेलिएट करने के लिए। जो उसके पास मिसाइल और ड्रोन टेक है उसको पास थ्रू करना पड़ता है इराक और जॉर्डन के थ्रू पहुंचने के लिए इजराइल। जॉर्डन के अंदर एक इजराइल वॉच डॉग लगा हुआ है, किंग अब्दुल्ला। इराक वैसे ही डेसिमेट हो चुका है। ईरान ने बड़ी कोशिश की वहां पे अपने प्रॉक्सीज को मजबूत करने की, उनको सेटअप करने की। हशद शाबी, पता नहीं आप अनगिनत ग्रुप से जिनको उसने पेट्रनाइज किया, मगर इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली ये हुआ कि जी कुछ नहीं हुआ। अमेरिका, इसराइल और उसका जो पूरा सेटअप आर्किटेक्चर है वो उसी तरह बरकरार है। हाँ, स्टेटमेंट्स आए हैं तनकीद के और कॉन्डमनेशन के। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरब ने ये स्टेटमेंट इशू किया है कि जी हम बहुत खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट इशू किया, हम बहुत खिलाफ हैं। मगर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट तो इशू कर दिया हम बहुत खिलाफ हैं, उनके आर्मी चीफ, आज देखना होगा कि वो ये तकरीब के अंदर शिरकत कैसे करते हैं। वो अम, करते भी हैं कि नहीं करते, क्या होता है, क्योंकि एक डायलेमा आ गया है ना। अब बुलाया गया है कि जी आपको दावत दे रहे हैं हम कि 250वीं सालगिरह अमरीकी अफवाज की आप आके अटेंड करें। कोरेला का भी स्टेटमेंट सेनेट के अंदर आया, फिनोमिनल पार्टनरशिप। यार, आप अपनी बेगम के बारे में कोई ना कहे फिनोमिनल फिनोमिनल पार्टनरशिप, कोरेला ने इसके बारे में कह दिया। अच्छा, मेरी मेरी कोरेला के एक जो आप कह लें बैचमेट कह लें, उसका भी इंटरव्यू मैं लाइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। इराक और अफगानिस्तान के अंदर कोरेला के साथ जो बंदा लड़ा था बेसिकली, उसका मुझे मैसेज आया और मेरी उससे बात हुई। उसका नाम था माइकल।
माइकल यॉन करके इसका नाम है, और ये इसके मुताबिक ये कुरेला इसके साथ था कमांड के अंदर अफगानिस्तान के अंदर, और उसको गोलियां भी लगी थी, मगर वो इतना कोई नेक्स्ट लेवल कमांडर था कि वो रुकता नहीं था, वो चला जाता था। मगर उसके लक्षण में और तरीकों में थोड़ा चेंज आया इराक और अफगानिस्तान के बाद। वो जब एलिवेट हुआ, सेंटकॉम में गया, और इसराइल और आईडीएफ के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बढ़ गए। तो क्या जनरल आसिम मुनीर अमेरिका जाएंगे और जाके ये इवेंट जो है वो अटेंड करेंगे ऐसे सेंसिटिव वक्त के ऊपर, जब अमेरिका फुल हिमायत मोड में आया हुआ है और ईरान को सबक सिखाएंगे? यानी कोई भी ऐसा मुल्क छोड़ाएगा जो अमेरिका का क्लाइंट स्टेट ना हो, जिसके ऊपर इसराइल ने अटैक ना किया हो, जिसके ऊपर इजरायली बर्बरियत ना चली हो। अब इसके ऊपर वो एक अल्फाज इस्तेमाल करें, प्रीएम्पशन, कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, कि हमने इससे पहले कि ईरान हम पे हमला करता, हमने उनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि हमें पता था हम पे हमला करेंगे। हम प्रीएम्पशन, ये प्रीएम्पशन नहीं थी, ये आउटराइट एक वॉर थी, यूनिलैटरल अटैक था। और ईरान के साथ आप मेरे जानते हैं कि कितने इख्तलाफात हैं, मैं तनकीद भी की है बहुत रिपोर्टिंग के अंदर, रिपोर्टिंग की है इरानियन अट्रॉसिटीज के ऊपर, सीरिया से लेकर इराक से लेकर पूरे खित्ते के अंदर मैंने ये रिपोर्टिंग की है। मगर इस वक्त ईरान वो वाहिद ताकत थी। हाँ सही है, ईरान ने अपने निशाने सुन्नियों के ऊपर भी किए हुए थे और इसराइल के ऊपर भी किए हुए थे। अगर वो अपना निशाना सिर्फ इसराइल के ऊपर करता, बशार अल असद की हिमायत नहीं करता, तो उसकी पोजीशन आज शायद डिफरेंट होती। मगर ऑप्शंस, हम रेट्रोस्पेक्ट में बहुत सारी बातें कर सकते हैं यार, अपने हिजबुल्लाह को क्यों पेट्रोनाइज किया, आपने असाद की जो एक कैंपेन थी सुन्नियों को टारगेट करने की, जो 70 से 80% आबादी थी सीरिया की, उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया अपने मिलिशियाज को बुला के, हिजबुल्लाह को अंदर लेके आके। तो ये सब कुछ करने के बाद ईरान के लिए कोई सिंपैथी नहीं बची अरब और मुस्लिम और सुन्नी वर्ल्ड के अंदर। इनफैक्ट ईरान को सुन्नी तबकों के अंदर इसराइल और ईरान एक ही तरह देखे जाते थे। और इसीलिए जो ये जंग हो रही है, इसके अंदर हम देखते हैं कि यार ईरान की इतनी कोई अब औकात हैसियत नहीं रही। यहां तक कि जो इसराइल कर रहा है वही अग्रेसर है, वही यूनिलैटरली चल रहा है। मगर जो ईरान का ये प्लान था ना, कि ये हम डिवाइड करेंगे, शील्ड बनाएंगे, अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हम आर्म स्प्रेड करेंगे, और इसराइल को नीचे से ही मारेंगे, ऊपर से ही मारेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हुआ। इसराइल ने डिकैपिटेशन एक ऐसी शुरू कर दी कि पहले उसने हाथ काटे, ये ऑक्टोपस के जो नेतन्याहू कहता है, और उसके बाद वो घुस गया अंदर। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत क्रिटिकल है इसके अंदर बाय द वे, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो ईरानियन आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई थी, और पूरी एक डेलीगेशन गई थी, जहां पे प्राइम मिनिस्टर आपके फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब भी जूते पहने बगैर बैठे हुए थे। और उसके बाद ईरान के स्टेटमेंट्स भी आए। अब ये स्टेटमेंट आया है इसाक डार का कि जी हम अपने ईरानियन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, हम इजरायली बर्बरियत और फस्तायत के खिलाफ हैं। अब ये लक्षण और ये आवाजें और ये तौर तरीके किस तरह चेंज होते हैं अगर ये ट्रिप आज होती है और आपके जनरल आसिम मुनीर उधर पहुंचते हैं, और फिर देखना पड़ेगा कि उनका क्या रद्द अमल होगा, होगा भी कि नहीं होगा, और किस तरीके से होगा। बातें तो बहुत कर दी हैं ईरान ने अब, मगर अमल उन बातों के ऊपर करना इस एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल है। अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट करते हैं, टर्न करते हैं अब पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात जो वहां पे एक कबाड़ा मचाया हुआ है पाकिस्तान का और उसकी सियासत का। और उसका एक पहलू है बजट 2025, सबसे एंटी पीपल बजट, यानी इंसानी, जो आम आदमी के खिलाफ। पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा बजट हमने शायद ना देखा हो, जहां पे अफवाज पाकिस्तान के जो सैलरीड लोग हैं उनकी मद में 50% एडिशनल अलाउंस मुकर्रर कर दी गई है उनके लिए। अब मसला पड़ा हुआ है केपी के अंदर, कि केपी के अंदर ये बहस चल रही थी कि जी बजट प्रेजेंट होगा नहीं होगा, इमरान खान के क्या अहकामात थे, पेश होगा, मंजूर होगा। अब इसके ऊपर आके अली अमीन गंदापुर ने बजट पेश कर दिया है, और उसके बाद एक, उससे पहले भी एक आग लगी हुई थी सोशल मीडिया पे यार की तो ज्यादती है। भाई बजट के बगैर आप प्रोविंस नहीं चला सकते। आपकी एजुकेशन, हेल्थ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग, सब चीजें बजट के ऊपर होती हैं। उसको पेश करना बहुत जरूरी है एक फेडरेशन के लिए। मगर यहां पे सभी चीजें बददियानती से और एक अल्टीरियर मोटिव से, किसी और मकसद से की वजह से चल रही हैं, और बजट का भी यही हाल है। सुने अली अमीन गंदापुर को जब वो ये बजट पेश कर रहे थे केपी के असेंबली
के फ्लोर के ऊपर उनका क्या कहना था। इखलाकी एक हक है कि हमारा पार्टी का पैटर्न इन चीफ, हमारा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है ना हक, और उनके साथ मुशावरत, उनकी बनाई हुई हुकूमत, उनके नाम पे लिया हुआ वोट, बजट के अंदर उनकी इनपुट, उनकी तजावीज निहायत ही जरूरी है। हमें इस हक से भी महरूम किया जा रहा है। तो अली अमीन गंदापुर तो बहुत साफ है, वो कह रहे हैं कि जी बजट हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनकी अपने लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान की मंजूरी के बगैर ये बजट पास नहीं होगा। मगर हमने माइंस और मिनरल्स बिल के अंदर भी देखा था कितनी जल्दी, कितनी तेजी से ये लोग उस चीज को पास करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर क्या हुआ, उसका प्रेशर पड़ा तो उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। उसके ऊपर भी एक तरीके से रिसोर्स ग्रैब या क्रिटिकल मिनरल ग्रैब था मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और वो बात वाजे होकर सामने आ गई। देन दे बैक ट्रैक। अब इस बजट के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीज नहीं हो रही है, चले आपने पेश तो कर दिया, डिबेट भी होगा, देखा भी जाएगा। मगर इमरान खान ने इसके ऊपर एक रेड लाइन लगा दी है अपने स्टेटमेंट्स के कि मेरी मर्जी के बगैर, कुछ लोग कह रहे हैं पेश नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं मंजूर नहीं होगा। अब देखना होगा क्या होगा। आप लोग क्या समझते हैं क्या होगा? केपी हुकूमत जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से। इस पूरी एनवायरनमेंट के अंदर और भी बड़े एलिमेंट्स हैं, ईरान के साथ जैसे टेंशन हो रहे हैं, इमरान खान जेल के अंदर है, हकूक रद्द हो चुके हैं। तो क्या नेक्स्ट मौकफ क्या है, मूव क्या है इस पूरी एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान की लोकल रूलर्स की, तशद्दुद की, इन सब चीजों की? बताएं मुझे आप कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी कवरेज इजराइल ईरान के ऊपर जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज।